हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। हमने कल पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण होते क्या है। तो हमने पढ़ ली थी कि हमने ये देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होते हैं। तो हमने ये देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, किन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स उदाहरण भी हमने देख लिए थे कि कैसे हम दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। और साथ ही ये भी देख लिया था कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, होते क्या है, रासायनिक समीकरण होता क्या है, लिखते कैसे हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित समीकरण में बदलते हैं, असंतुलित समीकरण से संतुलित समीकरण में कैसे बदलते हैं, और असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण होते क्या है। तो आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना। तो कैसे लिखते हैं, तो एक एग्जाम्पल हमने कल देखा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करवाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो और हमने उसे लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम मैग्नीशियम धातु का दहन करवा रहे हैं और हमें मिलता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हम इसको संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस, फिर एरो का साइन, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। लिखना, तो ये तो हो गया कि शब्द समीकरण क्या होता है, कि रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना ही शब्द समीकरण होता है, और ये है शब्द समीकरण। अब एक तरीके से और लिखा जाता है, इस रासायनिक समीकरण को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। वो तरीका है कि अब इसे हम इसके रासायनिक सूत्र के रूप में लिखें। मतलब जो हमने ये लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम इन सब के हम रासायनिक सूत्र लिखें। जैसे मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है, O2 होता है। फिर इसका एरो का चिन्ह लगाएंगे हम। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO होगा, Mg होगा। तो अब ये दो तरीके के समीकरण हो गए। अब इस समीकरण को हम कहते हैं, इस जो हमने रासायनिक सूत्र लिखा है, रासायनिक सूत्र के रूप में जो समीकरण हमने लिखा है, उस समीकरण को हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। उसे कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ये
कंकाली रासायनिक समीकरण है और ये है शब्द समीकरण है। अब हमने देखा था कल कि जो एरो की इस तरफ वाले जो भी है जिनमें परिवर्तन हो रहा है, जो तत्व है, जो यौगिक है जिनमें परिवर्तन हो रहा है, उन्हें हम कहेंगे अभिकारक। और जो एरो के उस तरफ वाला है उसे हम कहेंगे उत्पाद। तो ये तो हो गया कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, शब्द समीकरण क्या होते हैं और कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और असंतुलित से संतुलित में कैसे चेंज करते हैं। तो अब हम देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण तो हम ये वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2 और NGO। ये है, ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये उदाहरण हम लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो असंतुलित और संतुलित मतलब जो एरो है हमारे पास, जो एरो का चिन्ह है उसके इस तरफ मतलब अभिकारक, अभिकारक ही है इस तरफ, और उसके इस तरफ उत्पाद। बाईं ओर RHS की साइड उत्पाद है और LHS की साइड अभिकारक है। तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। परमाणुओं की संख्या अगर अभिकारक और उत्पाद में बराबर है, परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर दोनों बराबर है, तो अब बराबर है तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक अगर दोनों में इसकी संख्या बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है का निशान है, तो अगर परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में और उत्पाद में बराबर नहीं है तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक तो ये तो हो गए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने ऊपर ये वाला समीकरण लिखा है वो संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि परमाणु होते क्या है। तो कोई भी तत्व है, जैसे कोई भी तत्व है, उस तत्व का एक एक सिंगल पीस है ना, वो परमाणु कहलाएगा। परमाणु जैसे ये है, ये हमारे पास मार्कर है जिससे मैं लिख रही हूँ, तो ये अकेला है तो ये अकेला कहलाएगा परमाणु। एक है तो ये कहलाएगा परमाणु। जब इसके जैसा एक और मैं मिला दूंगी, मतलब परमाणु और परमाणु मिलेंगे, जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो वो कहलाएंगे अणु। मतलब एक मार्कर था तब हम इसे कह रहे हैं परमाणु। जब एक और मार्कर में ऐसा मिला दूंगी, ब्लैक या है ना कोई और, तो उसे हम कहेंगे सेम, मतलब मार्कर होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे अणु। और जब अणु दो अणु अणु जब अणु आपस में मिलेंगे, अणु से मिलेगा तो ये कहलाएगा यौगिक। तो ये हमारे पास जो समीकरण है उसमें तत्व कैसे हैं, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है,
दो ही तरह के तत्व हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इस तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है और उस तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो मैग्नीशियम तो इस तरफ एक है, एक मैग्नीशियम है, और उस तरफ भी मैग्नीशियम एक है। तो चलो मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अभिकारकों में दो है, O2 है, मतलब दो ऑक्सीजन मिलकर बने हैं। तो ये अणु है, तो दो ऑक्सीजन मिलकर बने हैं। तो इस तरफ ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही परमाणु है, एक ही ऑक्सीजन है, और इस तरफ है दो ऑक्सीजन। तो ये कौन सा समीकरण है? असंतुलित है अभी। तो ये है असंतुलित समीकरण। तो अब इस असंतुलित समीकरण को हम असंतुलित नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई भी समीकरण है, कोई भी समीकरण जो भी होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। मतलब अब देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अभिकारकों की इस तरफ, मतलब एरो के इस तरफ और एरो की उस तरफ, दोनों तरफ द्रव्यमान की जो है, दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान नष्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान नष्ट होता है, न ही बनता है। द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो नष्ट होता है और न ही नया बनता है। तो मतलब कि बराबर होने चाहिए, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए और उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास असंतुलित समीकरण है। अब हमें इसे संतुलित करना है, मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम तो बराबर है दोनों में, हमारे पास अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में 1 है। तो अब इधर बराबर करने के लिए, 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम ऑक्सीजन के आगे 2 लगाएंगे, है ना। तो कभी भी जब हम बराबर करते हैं उस तरफ, और या कोई भी अगर संख्या लगाते हैं, तो कभी भी ऐसे नहीं लगाएंगे 2, क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा। तो जब हम इसे सही कर रहे हैं और इसे संतुलित समीकरण में परिवर्तित कर रहे हैं, तो जो भी नंबर हम लगाएंगे वो उसके आगे लगाएंगे। कि यहाँ 2 लगा दिए, चलो तो यहाँ 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, इधर भी 2 और इधर भी 2। लेकिन अब इधर मैग्नीशियम 2 हो गए, क्योंकि जो आगे लगता है वो इसका भी होता है और वो इसका भी होता है। तो इसके में मैग्नीशियम 2 हो गए और इधर ऑक्सीजन 2 हो गए। तो अब चलो उत्पाद में ये हो गया, तो हम आते हैं अब अभिकारकों में। तो अभिकारक में ऑक्सीजन तो 2 है, तो ये तो चलो बराबर हो गए। अब मैग्नीशियम एक ही रह गया इधर, तो इसे 2 करने के लिए क्या करेंगे? इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो अब देखिए कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो मैग्नीशियम 2 है, चलो इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो अब ये परिवर्तित हो गया संतुलित समीकरण में। तो अब इस समीकरण को हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमने देख लिया कि संतुलित समीकरण कैसे लिखते हैं। अब इसके और कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि संतुलित समीकरण
कैसे लिखे जाते हैं, कैसे असंतुलित समीकरण को हम संतुलित समीकरण में बदलते हैं। तो और उदाहरण लिखते हैं हम, जैसे जिंक ले लिया, जिंक की रिएक्शन की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं। अम्ल से करवाते हैं। ये दोनों की अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये समीकरण है, इसे कहेंगे हम शब्द समीकरण। अब इसके रासायनिक सूत्र लिखेंगे हम कि रासायनिक सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4, फिर एरो की इस तरफ जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। तो जब भी आपको कोई संतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण एग्जाम में देगा और फिर उससे संतुलित समीकरण में परिवर्तित करवाएगा, तो आपको ये वाला देगा, मतलब रासायनिक सूत्र देंगे, ये शब्द समीकरण नहीं देगा वो आपको, ये रासायनिक सूत्र वाला समीकरण देगा और बोलेगा कि इसे परिवर्तित करो आप संतुलित रासायनिक समीकरण में। तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना है। तो हम देखेंगे कि पहले तो कि ये संतुलित है या नहीं, ये देखना भी जरूरी है कि पहले जो दिया गया है हमें वो संतुलित है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। सबसे सिंपल रूप में, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आती तो एक और तरीका है कि हम उसे टेबल की तरह लिख के करें कि पहले तत्व एक में लिख लेंगे तत्व, दूसरे कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। जो अभिकारक किस तरफ होते हैं, LHS की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। उत्पाद किस तरफ होते हैं, RHS राइट हैंड साइड दाईं ओर होते हैं उत्पाद। तो अब इस ऊपर वाली अभिक्रिया में हम देखते हैं कि तत्व कौन कौन से तत्व हैं, मतलब कितने तरीके के तत्व है। एक हो गया जिंक, फिर एक हो गया, पहले जिंक लिख लेते हैं, जिंक हो गया इधर, फिर इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, और एक है सल्फर, सल्फर लिख लिया, और एक है ऑक्सीजन, एक है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख लिया। अब देखेंगे कि अभिकार, और ये हो गए तत्व हमने लिख लिए कि 4 तरीके के तत्व है इस अभिक्रिया में। अब देखेंगे कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है, मतलब जिंक कितना है अभिकारक में, जिंक एक ही है, इसमें थोड़ा है जिंक, तो जिंक एक है, तो जिंक लिख लिया एक। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरफ सिर्फ 2 है, तो 2 हाइड्रोजन लिख लिए। फिर अब देखेंगे कि सल्फर कितने हैं, तो सल्फर एक है, तो एक सल्फर लिख लिया, सल्फर के सामने एक लिख लिया। और फिर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन है तो 2 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, जिंक का भी 1 परमाणु है। तो ये हमने लिख लिया कि अभिकारकों की तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब देखते हैं हम कि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो उत्पाद में देखेंगे कि जिंक कितना है, जिंक है 1, तो चलो जिंक के सामने लिख लिया 1, क्योंकि जिंक के परमाणु की संख्या 1 है इधर। सल्फर कितना है, सल्फर भी 1 है, तो सल्फर के सामने लिख लेंगे
एक। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन के नीचे लिख रहा है 4, तो मतलब ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के सामने हम लिखेंगे 4। फिर देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के सामने लिखेंगे 2। तो अब देखेंगे कि ये एक दूसरे से मिल भी रहे हैं या नहीं, मतलब अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या मिल रही है कि नहीं। तो अब देखेंगे इसे कि जिंक 1 है, ये भी 1 है, चलो ये मिल रहा है। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है हाइड्रोजन। इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो मतलब इसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो एक और हम एग्जांपल देखते हैं जिसे भी ऐसे ही समझेंगे। तो उस एग्जाम्पल को, जैसे कोई भी अगर एग्जाम में आपके आया और आपको ऐसे कोई समीकरण दे दिया कि फेरस प्लस उसकी अभिक्रिया जल से करवाई और बना Fe2O3 प्लस Fe2O3 बनेगा और हाइड्रोजन। तो ये कोई अभिक्रिया आपको दे देगा और ये पूछेगा कि इसको संतुलित अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो इसका। तो पहले हम देख भी लेंगे कि संतुलित है या नहीं, और अगर नहीं होगा तो हम उसे संतुलित कर देंगे। तो ऐसे ही पहले की तरह ही हम लिखेंगे कि पहले तत्व लिख लेंगे कि तत्व कितने हैं, तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे टेबल बना लेंगे। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या संख्या किस तरफ है, बाईं ओर है, LHS की तरफ है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या किस तरफ है, दाईं ओर है, तो इसे लिखेंगे RHS। उत्पाद को हम दाईं ओर लिखते हैं। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से इसमें तत्व कौन कौन से हैं। एक है फेरस, तो फेरस लिख लिया, इसे कहते हैं आयरन। और एक है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख लिया। और एक है ऑक्सीजन। ये 3 तत्व ही है। अब देखेंगे कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या, मतलब एरो के इधर के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जो एरो के उस तरफ होते हैं उसे कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है, तो मतलब फेरस कितना है, इधर 1 है, तो इसके आगे लिखेंगे 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, H2 लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का 1 है। अब ये तो हो गए कि अभिकारकों की तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है, और दूसरी तरफ देखेंगे हम उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो उत्पाद में फेरस कितने हैं, 2 है, फेरस के नीचे Fe2 लिखा हुआ है, तो 2 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, Fe2O3, तो मतलब ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन के सामने हम लिखेंगे 3। और हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 परमाणु है, H2 है, तो इसके सामने लिखेंगे 2। अब हम मिलाएंगे इसे कि ये बराबर है कि नहीं। तो फेरस इधर अभिकारकों की तरफ 1 है, इधर 2 है, और इधर हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन तो बराबर है, फेरस बराबर नहीं है। ऑक्सीजन इधर 1 है और उधर 3 है, मतलब बराबर नहीं है। तो इस समीकरण को हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण।
जो हमें दे रखा है वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस समीकरण को हम संतुलित समीकरण में कैसे बदलेंगे, मतलब जो भी है हमें जो भी लगाने हैं, जो भी संख्या लगानी है वो इस ब्रैकेट के बाहर, मतलब इनके नीचे कुछ भी नहीं लगेगा, इसके आगे लगेगा, जो भी लगेगा इसके आगे लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि फेरस उस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है, तो हमें कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं आगे। तो अब फेरस के आगे 2 लगा देते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2, तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। फिर अब फेरस बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर है, और फिर हमें ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो इस तरफ 1 ऑक्सीजन है, उस तरफ 3 ऑक्सीजन है, तो इसको इस तरफ 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे इसे, और ये हो जाएगा 3, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, ये तो ऑक्सीजन तो 3 हो गए इधर, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए। तो हाइड्रोजन के आगे अब क्या, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम जो ये वाला नंबर है, क्योंकि H2 तो बराबर है इधर, लेकिन ये वाला नंबर ज्यादा है ना इधर, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन के आगे 3 लगा देंगे। अब देखो, देखिए दोनों तरफ अभिकारकों में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो फेरस के आगे 2 है, इधर भी फेरस 2 है, हाइड्रोजन इधर H2, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई गुणा होगा, 3 दूनी 6, तो इधर भी 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इधर से गुणा होगा, यहाँ 1 है तो इससे गुणा करेंगे तो 3 हो जाएंगे, और इधर भी 3 है। तो अब ये कौन सा समीकरण बन गया, असंतुलित से संतुलित समीकरण बन गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया है ये। तो अगर आपको एग्जाम में ये वाला समीकरण असंतुलित समीकरण दे दे और उसे संतुलित करवाए, तो हमें इस तरीके से असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलना है कि पहले हम देखेंगे कि तत्व लिख लेंगे, एक तरफ तत्व लिख लेंगे कि कौन कौन से तत्व है पूरी अभिक्रिया में, फिर लिखेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, क्योंकि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो जो परमाणु जितना है वो उतना नंबर उधर लिख लेंगे कि फेरस 1 है तो 1 लिख लिया, हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख लिया, ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख लिया। फिर एक टेबल बनाएंगे जिसमें उत्पाद के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, और उत्पाद जैसे 2 है, फेरस अगर फेरस ही देखेंगे सामने लिखेंगे फेरस, अगर इधर अभिकारकों में 1 है तो 1, उत्पाद में 2 है तो 2, हाइड्रोजन उत्पाद में 2 है तो 2, ऑक्सीजन 3 है तो 3, और फिर देखेंगे कि कैसे हम इसको और इसको बराबर कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो हम उसे बराबर करेंगे, कम है उस तरफ गुणा करके बराबर कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ फेरस 1 था और उधर 2 था, तो हमने 2 से गुणा किया और इधर 2 हो गया, और 2 और 2 बराबर हो गए। हाइड्रोजन भी 2 2 बराबर हो गए, और ऑक्सीजन इधर 3 थी और इधर 1 था, तो इस 3 से 1 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संतुलित समीकरण को असंतुलित को संतुलित समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो ये क्वेश्चंस मोस्टली आपको पूछे जाते हैं 10th में कि कैसे हम असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलेंगे या परिवर्तित करेंगे। सो हम आगे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती है ये मैं बता देती हूँ। एक होती है संयोजन अभिक्रिया,
संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और पांचवी होती है उपचयन और अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। इस तरह 5 तरह की अभिक्रियाएं होती है। एक होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी होती है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।